नमस्कार मित्रों, साहित्य संगीत चैनल के एपिसोड 33 में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस एपिसोड में आउटलुक पत्रिका के कवर पेज में स्थान पाने वाले 4 टीचर्स में से 3 टीचर्स की बात की जाएगी। मित्रों, आउटलुक सामान्य रुचि का एक साप्ताहिक पत्रिका है जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश्ड होती है। आउटलुक हिंदी के 14 नवंबर 2022 के कवर पेज पर 4 टीचर्स का फोटो छपा है। ये 4 टीचर्स हैं खान सर, अवध ओझा, अलख पांडे और विकास दिव्य कीर्ति। उक्त पत्रिका में राजीव नयन चतुर्वेदी के आर्टिकल के अनुसार हरियाणा में जन्मे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति 1996 में यूपीएससी की परीक्षा में बैठे, जिसमें उन्हें ऑल इंडिया 384 स्थान अर्थात 384वां स्थान 384th रैंक प्राप्त हुआ। यूपीएससी निकालने के बाद उन्हें सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट ऑफर हुई थी, लेकिन मेडिकली अनफिट होने के वजह से उन्हें सीएसएस अर्थात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में काम करने का ऑफर मिला। बेमन से राजभाषा विभाग में उन्होंने डेस्क ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया। 4 महीने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1999 में उन्होंने दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। खान सर का घर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और वे पटना में, बिहार के पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं। यूपी के गोंडा में जन्मे अवध ओझा 2 बार मेंस लिखने के बावजूद यूपीएससी परीक्षा में सफल नहीं हो सके। आज वे यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलख पांडे का स्टार्टअप फिजिक्स वाला PW फिजिक्स वाला 800 करोड़ रुपए की यूनिकॉर्न लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। इन्होंने अपना बीटेक का कोर्स ड्रॉप कर दिया था और फिर यूट्यूब में टीचिंग करना स्टार्ट किया। अब खान सर की बात की जाएगी, लेकिन उसके पहले द्वंद्व समास के बारे में बात कर ली जाए। मित्रों, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर योजक या समुच्चयबोधक वर्ड्स का प्रयोग होता है। इस समास के कुछ एग्जाम्पल्स हैं सीताराम, गाय बेल, दाल भात, नाक कान, धर्माधर्म, सत्यासत्य आदि। लेकिन खान सर शायद मुसलमानों से नफरत करने वालों को प्रसन्न करने के लिए द्वंद्व समास को कैसे समझा रहे हैं, देखिए। द्वंद्व समास एक ही चीज के 2 अर्थ होते हैं, उसी को तो बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। देखिए वो आगे क्या कहते हैं, नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए, लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद्व समास, एक ही शब्द के 2 मित्रों, अब अवध ओझा की बात की जाएगी, लेकिन उसके पहले जरा चमत्कार की बात कर लिया जाए। मित्रों, इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। देयर इज नो मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। इंडिया के केरल में जन्मे और श्रीलंका तथा इंडिया को अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाली
अब्राहम थॉमस कोबूर ने एक चैलेंज किया था, जिसे अब्राहम कोबूर्स चैलेंज कहा जाता है। उस चैलेंज में उन्होंने 23 बिंदुओं को सूचीबद्ध किया था और यह चैलेंज किया था कि यदि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु संत फकीर, कोई भी एनीवन इन तथाकथित चमत्कारों में से किसी एक को भी फुल प्रूफ के साथ संपन्न कर देते हैं तो उन्हें 1 लाख श्रीलंकाई रुपये दिया जाएगा। मित्रों, उन 23 बिंदुओं में से कुछ बिंदु ऐसे थे: रीड द सीरियल नंबर ऑफ ए सील्ड अप करेंसी नोट, रीड द थॉट ऑफ एनोदर पर्सन यूजिंग टेलीपैथिक पावर्स, वॉक ऑन वाटर अर्थात पानी पर चलना, प्रोड्यूस ए स्पिरिट और घोस्ट, स्पिरिट मीन्स आत्मा, घोस्ट भूत, प्रोड्यूस ए स्पिरिट और घोस्ट टू बी फोटोग्राफ्ड एंड डिसअपियर फ्रॉम द नेगेटिव व्हेन फोटोग्राफ्ड। मित्रों, उनके जीवन काल में दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके सामने उनके इस चैलेंज को, इन तथाकथित चमत्कारों को, इन सो कॉल्ड मिरेकल्स को या इनमें से किसी एक को भी कभी दिखा नहीं पाया, कभी साबित नहीं कर सका। 1978 में 80 इयर्स की उम्र में डॉक्टर कोबूर की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी केरल के वासव परमानंद उनके चैलेंज को कंटिन्यू रखे। उन्होंने किसी भी प्रकार के चमत्कार के लिए चैलेंज किया और उनके जीवन काल में दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई चमत्कार, कोई एक भी चमत्कार कभी सिद्ध नहीं कर सका, कभी दिखा नहीं पाया। 2009 में 79 इयर्स की उम्र में परमानंद की मृत्यु हुई। उनकी एक पुस्तक काफ़ी फेमस है। पुस्तक का नाम है साइंस वर्सेस मिरेकल्स अर्थात विज्ञान बनाम चमत्कार। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित संस्थान फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशंस FIRA, फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशंस, यह काम कुछ अपडेट्स के साथ जारी रखा है। कर्नाटक के मंगलोर में जन्मे नरेंद्र नायक सर इस संस्थान के करंट प्रेसिडेंट हैं और वे डॉक्टर कोबूर सर और परमानंद सर के कार्यों को कंटिन्यू रखे हुए हैं। मित्रों, अब अवध ओझा की बात। वे टीचर होकर प्रपंच कर रहे हैं या खुद अंधविश्वास में फंसे हुए हैं या जानबूझकर समाज में अपने स्टूडेंट्स के बीच और पूरे सोसाइटी में ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए उनका वीडियो। पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो, सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़े कि आदमी को देखिए वो आगे क्या कहते हैं। आ रहे वो बेचारे एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। मित्रों, अवध ओझा जिस तथाकथित सिद्ध पुरुष धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया कि सिद्धियां होती हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के पास सिद्धियां हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं, अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं कि वे क्या हैं। मित्रों, gnews.india.com नामक वेबसाइट में 18 अप्रैल 2022 को शिखर नेगी का एक आर्टिकल छपा है जिसका टाइटल है शांति के टापू में अशांति फैलाने की बात करने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी कुंडली। इस आर्टिकल में लिखा है, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के तथाकथित कथावाचक का एक विवादित वीडियो
सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वागीश्वर धाम के पुजारी और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पत्थर फेंकने वालों पर खुद बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा, इसलिए सभी एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दो। कुछ दिन बाद मैं भी बुलडोजर खरीदने वाला हूँ। अभी हमारे पास पैसा नहीं है। जो राम के काज पर संतों और भारतीय सनातनी हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा और उसके घर बुलडोजर चलाएंगे, ये कह रहे हैं बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सुनिए उनका वीडियो, सुनिए वे क्या कह रहे हैं। ये हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। देखिए वे आगे क्या कहते हैं। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे, देखिए वो आगे क्या कहते हैं। और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ। इस आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 1996 को हुआ था। अर्थात मित्रों अभी उनका एज 26 साल हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर जिले के, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिले के प्रसिद्ध वागेश्वर धाम के पुजारी और कथावाचक हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे बिना किसी व्यक्ति से बात किए उसकी समस्या बता देते हैं। हर मंगलवार को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगता है, जहां विभिन्न राज्यों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। मित्रों अब विकास दिव्य कीर्ति की बात। बच्चों की भी होती है ना, लेकिन जो व्यक्ति चीजों को ठीक से समझेगा, बूझेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डिस्कशन करेगा, करते करते उसकी अंतरात्मा ट्रेंड हो जाएगी। देखिए वे आगे क्या कहते हैं। ट्रेंड हो जाएगी। और जिस क्षेत्र में उसको फैसले करने हैं, अगर उसने उस क्षेत्र से संबंधित लगभग हर महत्वपूर्ण चीज को ठीक से पढ़ा, समझा है, गुना है, तो उसकी जो अंतरात्मा है ट्रेंड है। देखिए वो आगे क्या कहते हैं। ट्रेंड हो जाएगी। और जिस क्षेत्र में उसको फैसले करने हैं, अगर उसने उस क्षेत्र से संबंधित लगभग हर महत्वपूर्ण चीज को ठीक से पढ़ा, समझा है, गुना है, तो उसकी जो अंतरात्मा है ट्रेंड है, एनलाइटेंड है। एक समय के बाद एनलाइटेंड का सिंपल सा मतलब है कि उस व्यक्ति के भीतर मॉरल सेंस डेवलप हो गई है। समझ रहे हैं ये बात? बहुत रोचक बात है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारने से पहले उनके पैर छुए थे। आप उस व्यक्ति की दुविधा को देखिए। रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी और उसके जैसे कई लोगों की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने फैसला किया कि मैं महात्मा गांधी की हत्या करूंगा, पर हत्या करने से पहले उनके पैर छुए। आप कि मुझे आपकी हत्या भी करनी है, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, आपके पैर कैसे नहीं छूऊंगा। तो एनलाइटेंड कॉन्शियस में क्या होता है कि बहुत
तो एनलाइटेंड कॉन्शियस में क्या होता है कि बहुत विरोधी किस्म की चीजें भी ना मर्ज हो जाती हैं, बैलेंस में आ जाती हैं और एक खास अंतर्दृष्टि विकसित होती है, इनसाइट डेवलप हो जाती है, जिसको मैं मोरल सेंस कह के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। विकास दिव्यकीर्ति गोडसे को, नाथुराम गोडसे को, एक हत्यारे को, गांधी के हत्यारे को बुद्ध पुरुष के एग्जाम्पल में रखते हैं। ओह, बुद्ध पुरुष के एग्जाम्पल में वही गौतम बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, पाइथागोरस, सुकरात, कबीर, नानक, रैदास या जय कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति का नाम न लेकर नाथुराम गोडसे का नाम लेते हैं। मित्रों, विकास दिव्यकीर्ति ऐसा क्यों किए हैं? वही गोडसे को बुद्ध पुरुष के एग्जाम्पल में क्यों रखे हैं? इस बिंदु पर आप स्वयं सोचिए। धन्यवाद।